ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ एडिटोरियल, ये आर्टिकल आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू में हर जगह मदद मिलती है यहाँ से। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इस तरह के आर्टिकल को जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी मिलती है आपको। पूर्वी पाकिस्तान बनता बांग्लादेश। आपने देखा है कि बांग्लादेश में एक लंबा समय हो रहा है कि यहाँ अशांति फैली हुई है। एक बार आप लोग देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ आप लोगों को बांग्लादेश देखने को मिलेगा। ये पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। और 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1971 में आजाद हुआ था। भारत का बड़ा योगदान रहा इसकी आजादी में। देखिए, पाकिस्तान है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात 5 राज्यों की सीमा हमारी इससे लगती है। और 1947 तक पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था। शेख हसीना सरकार के खूनी तख्तापलट के बाद से ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले जारी हैं। वहां से हिंदू कर्मचारियों के जबरन इस्तीफे लेने, उनकी जमीनों पर कब्जे, मकानों को जलाए जाने, मंदिर और मूर्तियों को तोड़े जाने एवं महिलाओं से दुष्कर्म के समाचार लगातार आ रहे हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और विश्व के बड़े मीडिया प्रतिष्ठान मुख्यतः इन मामलों की अनदेखी करते रहे, परंतु एक हिंदू संगठन के प्रमुख और इस्कॉन धर्मगुरु चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को बांग्लादेश में हो रहे हिंदू दमन का संज्ञान लेने पर विवश किया है। चिन्मय और अन्य हिंदू नेताओं पर आरोप है कि उनकी चटगांव जनसभा में इस्कॉन का ध्वज बांग्लादेश के झंडे के ऊपर फहराकर राजद्रोह किया गया, और जिस आधार पर उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, और उस आधार पर आप देखिए, फुटबॉल स्टेडियम में बैठे हर उस दर्शक को गिरफ्तार किया जा सकता है जिसका पसंदीदा क्लब का झंडा बांग्लादेशी झंडे से ऊपर दिख जाए। जिस दंड संहिता 121 और 124 के अंतर्गत राजद्रोह का मुकदमा कायम हुआ, उसमें कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय की अनुमति आवश्यक है, और परंतु ढाका पुलिस ने सीधे गिरफ्तार कर लिया है। यह बांग्लादेश शासन और वहां की पुलिस की धृष्टता की ही है। वह सैकड़ों मंदिरों पर हो रहे हमलों, हिंदुओं अन्य अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे जघन्य अपराधों पर तो पूरी तरह निष्क्रिय है। लेकिन गृह मंत्रालय के आदेश पर 15 जुलाई से 8 अगस्त के बीच प्रदर्शनकारियों पर दायर सभी मुकदमे वापस ले चुकी है। बांग्लादेशी पुलिस नितांत फर्जी मुकदमे में हिंदुओं की पकड़ धकड़ कर रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी के जिन नेता फिरोज खान की शिकायत पर हिंदू धर्मगुरु की गिरफ्तारी हुई, उसे बीएनपी ने इस बेहुदा शिकायत के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है। स्पष्ट है कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार हिंदू धर्मगुरु को हिंदू हितों की रक्षाड़ के लिए किए गए साहस के लिए सबक सिखाना चाहती है। यह भी साफ है कि अंतरिम सरकार यह चाहती कि हिंदू स्वयं हो रहे अत्याचारों के खिलाफ सड़कों पर न उतरें। चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी की अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के बावजूद अन्य लोगों के अलावा 2 और इस्कॉन संतों की गिरफ्तारी किया गया है, और इस्कॉन के कई बैंक खाते भी सीज किए गए हैं। उससे जुड़े संतों को भारत आने से रोका जा रहा है। चिन्मय के वकील रमन राय पर जानलेवा हमले से खौफ ज्यादा कोई भी वकील उनकी पैरोकारी के लिए आगे नहीं आ रहा है। दरअसल चटगांव को की 25 अक्टूबर की ऐतिहासिक हिंदू रैली से इस्लामिक कट्टरपंथी और यूनिट सरकार बौखलाई हुई है। वह किसी भी तरह हिंदू नेतृत्व को चलना चाहती है। बांग्लादेश में 4-5 माह से जारी हिंसा इस मायने में अलग है कि इसे नकारने, छिपाने या कम करके पेश करने की मुहिम चलाई जा रही है। इसी के अंतर्गत वॉइस ऑफ अमेरिका रेडियो चैनल द्वारा एक सर्वे कराकर बांग्लादेशियों से पूछा गया, क्या अंतरिम सरकार में अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं? यह सर्वे कितना फर्जी था, इससे समझा जा सकता है कि मात्र 1000 व्यक्तियों के इस सर्वे में 927 उत्तरदाता मुसलमान थे। सर्वे में 64.1% लोगों ने अंतरिम सरकार में अल्पसंख्यकों की स्थिति को शेख हसीना शासन से बेहतर बताया। इस फर्जी सर्वे के नतीजों को बांग्लादेश और विदेशी मीडिया ने तथ्यों की तरह पेश किया है। हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन काउंसिल के अनुसार तख्तापलट के पहले माह में आप देखिए अल्पसंख्यकों पर 2010 हमले हुए। बांग्लादेश के सबसे बड़े समाचार पत्र प्रोथम आलो ने अपने संवाददाताओं से कराए पड़ताल में 5 से 20 अगस्त के बीच 49 जिलों में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर 1068 हमलों की पुष्टि की है। इन हमलों में 9 हिंदू मारे गए थे, और इस समाचार पत्र के संवाददाता इनमें से 546 हमलों के स्वयं साक्षी रहे। बांग्लादेश पुलिस ने न सिर्फ हिंदू विरोधी हिंसा रोक पाने में पूरी तरह विफल रही है, बल्कि उसने हिंदुओं को ही निशाना बनाया हुआ है। चटगांव के हजारी लेन रंगपुर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं पर वर्बल लाठीचार्ज इसका उदाहरण है। अल्पसंख्यकों की इच्छा के विरुद्ध बने पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश में यदि अल्पसंख्यक खतरे में आते हैं तो उनकी रक्षा की नैतिक जिम्मेदारी भारत की ही बनती है।
बांग्लादेश के संबंध में तो भारत की भूमिका और अहम हो जाती है, क्योंकि उसके निर्माण में उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चूंकि वहां जब भी हिंदुओं पर हमले शुरू होते हैं, तब शरणार्थियों के जत्थे भारत की तरफ आते हैं। इसलिए भी अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को बांग्लादेश का अंतिम आंतरिक मामला कहकर पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता है। हालांकि भारत सरकार ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से अल्पसंख्यकों की जान माल की रक्षा करने की अपील की है, परंतु यह पर्याप्त नहीं है। जब बांग्लादेश का शासकीय तंत्र फिर से पूर्वी पाकिस्तान बनने की ओर चल पड़ा है, तब भारत को भी अपने रिश्तों का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। यदि भारत यह सोचता है कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद कूटनीतिक प्रयासों द्वारा वह बांग्लादेश पर दबाव बनाएगा, तो तब तक देर हो सकती है। अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए भारत बांग्लादेश में संयुक्त फोर्स की तैनाती का दावा बना सकता है। ऐसी मिसाल अफ्रीका में देखने को मिलती है, जहां अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए कुछ देशों में संयुक्त फोर्स की तैनाती की गई है, और समय आ गया है कि बांग्लादेश के भीतर ही अल्पसंख्यकों के लिए स्वशासी क्षेत्रों के निर्माण के लिए जोर दिया जाए। अपनी भौगोलिक स्थिति के चलते बांग्लादेश बहुत सी आवश्यक वस्तुओं के लिए भारत पर निर्भर है। भारत को आर्थिक प्रतिबंध और व्यापारिक अवरोध समेत सैन्य हस्तक्षेप का विकल्प भी खुला रखना चाहिए। भारत को इस नागरिकता मानसिकता से बाहर निकलना होगा कि विषम से विषम स्थिति में भी वह सिर्फ कूटनीतिक या फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव का ही सहारा ले सकता है। भारत को यह देखना होगा कि वह इसके इतर क्या कर सकता है। लेखक इंडिक अकादमी के सदस्य वरिष्ठ स्तंभकार हैं विकास सारस्वत, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। एक तो हमारा पड़ोसी है, और एक आप देखेंगे यहाँ अल्पसंख्यकों के साथ कुछ भी होता है तो उसका प्रभाव भारत पर पड़ता है। समझ रहे हैं आप लोग? अब आप देखते हैं कि यहाँ के मुस्लिमों का भली वहां से कुछ ना लेना देना हो, लेकिन देश भर से ऐसी खबरें आने लगी हैं कि बांग्लादेशियों को भारत में नहीं रहने दिया जाएगा, भारत में इलाज नहीं करवाने दिया जाएगा। बहुत सारी जगह ऐसा कहा जा रहा है कि वहां हमारे हिंदुओं को मारा जाए तो यहाँ मुस्लिमों के साथ वही होना चाहिए। इस तरह की आप देखते हैं कि कट्टरता फैलने लगती है, और एक हमारा बिल्कुल पड़ोसी है, यहाँ से लोग भाग कर भारत आना चाह रहे हैं। और आप देखिए बहुत सारे बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में रह भी तो रहे हैं, तो इस पर भारत को भी ध्यान देना चाहिए। आरक्षण में सेंधमारी न होने पाए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण उचित अवसर है कि हम भारतीय संविधान के सल्फकार के मूल्यों एवं शिक्षाओं को आत्मसात कर एक प्रबुद्ध नागरिक के रूप में उस राह पर चलने की प्रतिबद्धता का संकल्प लें। ऐसे ही संकल्पों का एक पहलू है संवैधानिक भाव एवं मूल्य तिरोहित न हो और देश काल एवं परिस्थितियों के अनुरूप उन्हें सुसंगत किया जा रहा है। हमारे संविधान निर्माता इस संदर्भ में बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने इस लोकतांत्रिक ग्रंथ को जड़वत न बनाकर लचीला बनाकर बनाया। भारतीय संविधान की सफलताओं में इस पहलू की विशिष्ट भूमिका भी रही है। यह पहलू संविधान की उचित व्याख्या के लिए गुंजाइश प्रदान करता है, और इस दायित्व से संबंधित संस्थाएं समय समय पर अपने इस कर्तव्य की पूर्ति भी करती रहती हैं। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईसाई पंथ से जुड़ी तमिलनाडु की एक महिला के अनुसूचित जाति के लाभ से जुड़ी याचिका के मामले में ऐसा ही ये आप देखते हैं कि किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए अनुच्छेद 25 के दुरुपयोग की बात कही है। संविधान का अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म यानी पंथ को निर्बाध रूप से मान्य आचरण उपचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, लेकिन इसकी आड़ में देश में मतांतरण का घृणित दुष्चक्र कुचक चलाया जा रहा है। और देखिए, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, लेकिन वो लालच में नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती में नहीं होना चाहिए, धोखे में नहीं होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। और देखिए, भीमराव अंबेडकर साहब देश के पहले कानून मंत्री और संविधान का पिता जनक भी कहते हैं आप लोग। और संविधान के बारे में 2 तारीखें जरूर याद रखिएगा। एक 26 नवंबर 1949 अंगीकृत हो चुका था। 26 नवंबर को आप लोग संविधान दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से संविधान आ चुका था, बहुत सारी संस्थाओं का जन्म हो चुका था। तो 26 जनवरी को आप लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ईसाई और इस्लाम पंथ में मतांतरित अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आरक्षण के लाभ पर लंबे समय से बहस चली आ रही है। भारत के संविधान में शिक्षा, सेवा, सत्ता और शासन में अनुसूचित जाति जनजाति की समुचित भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और अस्पृश्यता के खिलाफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लंबे संघर्ष के नाते तमाम दलों के नेता बात बात में उसका नाम लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं। और आप देखते हैं राजनीतिक दल और गठबंधन उसका फायदा उठाने के लिए इस्लामी और ईसाई संगठनों के पक्षकार बनकर देश में उनके द्वारा किए जा रहे मतांतरण पर मौन है। समय समय पर ईसाई मिशनरियों द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के मतांतरण के समाचार प्रकाशित होते रहते हैं। भय या फिर लालच की आड़ में मतांतरण कराने वाले जब पकड़े जाते हैं
तो संविधान के अनुच्छेद 25 की आड़ लेकर बच निकलते हैं। बिहार के बक्सर जिले में पादरियों ने ईसाई पंथ में महिलाओं को मतांतरित करते समय उनकी मांग के सिंदूर को भी धो दिया था और उनकी गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन अगले दिन ही उन्हें जमानत मिल जाने से कानून की कमजोरी उजागर हो गई है। और आप देखिए, अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा ईसाई या फिर आप देखिए इस्लाम पंथ स्वीकार करने का कोई प्रमाणिक मामला सामने इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि अनुसूचित जाति की जनगणना में केवल हिंदू, सिख और बौद्ध का ही कालम होता है और उनके उनके ईसाई या मुसलमान होने का उल्लेख नहीं मिलता है। तमिलनाडु के उक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से यह सिद्ध हो गया है कि अनुसूचित जाति के लोग ईसाई बनते रहे हैं और इसी तरह जनजाति समाज के लोग मतांतरित होते रहे और इससे सभी अवगत हैं, लेकिन कोई भी समस्या की तह तक जाने को तैयार नहीं है। जनजाति समाज के मतांतरण के कारण पूर्वोत्तर के नागालैंड, मिजोरम और मेघालय ईसाई बहुल राज्य हो गए हैं। निकट भविष्य में अरुणाचल प्रदेश तथा मणिपुर के भी ईसाई बहुल होने के आसार बन गए हैं। 1947 में देश का एक विभाजन हो गया। मिजोरम के ईसाई मुख्यमंत्री ने आप देखिए भी ईसाई देश बनाने की वकालत की थी। SC/ST समाज के मतांतर में लगे इस्लामी और ईसाई संगठनों से बचाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को सामने लाकर इन समाजों को छल बल से मतांतरित होने से रोकना होगा। अंबेडकर जीवन चरित्र के लेखक धनंजय कीर ने बाबा साहब के दृष्टिकोण को इन शब्दों में अभिव्यक्त किया है। अगर आसपासों ने इस्लाम या फिर ईसाई पंथ स्वीकार किया तो भी हिंदू धर्म के साथ हिंदू संस्कृति से भी बाहर जाएंगे और आसपासों के मतांतरण की वजह से सामान्य रूप से देश पर क्या असर होगा यह ध्यान में रखने लायक है। अगर वे मुसलमान हुए तो मुसलमानों की संख्या दोगुनी हो जाएगी, अगर वे ईसाई हुए तो ईसाइयों की संख्या 5 से 6 करोड़ हो जाएगी और इसका नतीजा होगा कि देश पर ब्रिटिश सत्ता की पकड़ अधिक मजबूत आप देखते हैं कि होने में सहायता होगी। ऐसे में कोई हैरानी नहीं है कि वोटों के सौदागर ही अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों द्वारा मतांतरण के बाद भी उन्हें आरक्षण देने की मांग उठाते रहे। अनुसूचित जाति के आरक्षण के संबंध में विचार करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया और पूर्व मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन की अध्यक्षता में 6 अक्टूबर 2022 को गठित आयोग को मतांतरित दलितों को SC का दर्जा देने की स्थिति के व्यापक अध्ययन का काम सौंपा गया। आयोग का कार्यकाल बढ़ाकर 10 अक्टूबर 2025 तक कर दिया गया और यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि 1950 के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत वर्तमान कानूनी ढांचा केवल हिंदू, सिख, बौद्ध धर्म के अनुयायियों को SC का दर्जा देने की अनुमति देता है। आरंभ में यह आदेश केवल हिंदू समुदाय तक सीमित था, किंतु 1956 में सिख और 1990 में बौद्ध समुदाय को भी इसमें शामिल किया गया। राष्ट्र समाज हित में संविधान संशोधन होते रहे, आगे भी हो सकते हैं, लेकिन चूंकि एक बार देश का विभाजन हो चुका है, अतः मत मजहब के प्रचार प्रसार के नाम पर मतांतरण की छूट ना दी जाए और इसके साथ ही मतांतरित लोगों को आरक्षण का लाभ ना मिले, इसके लिए भी कड़ा कानून बनाया जाए। लेखक बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य हैं, इनका नाम है हरेंद्र प्रताप, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए तमिलनाडु है, चेन्नई इसकी राजधानी, इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है, ये बिहार देखने को मिल रहा है। पटना इसकी राजधानी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है, राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। ईटान या अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। तो मैप का सहारा लेकर जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा, लंबे समय तक आप लोग जानकारी को इकट्ठा रख पाएंगे और क्वेश्चंस भी पूछ लेता है। ऊर्जा, बद्ध और मुक्त। संसार में जिन लोगों का जीवन देहाभिमान और वासना से युक्त होता है वे बद्ध कहे जाते हैं तथा जो इनसे परे होते हैं वे मुक्त कहे जाते हैं। बंधन और मुक्ति का निर्णय जीवन में ही हो जाता है। इस नश्वर संसार को अपना मान लेना ही बंधन, जबकि इसे भगवान का मानना ही मोक्ष है। संसार का कोई संबंध और वस्तु स्थिर नहीं है। जैसे किसी यात्रा के समय जिस सीट पर हम बैठते हैं उसे छोड़ना ही पड़ता है, वैसे ही सांसारिक यात्रा पूर्ण होने पर करना पड़ता है। यात्री का टिकट आयु है, जिसे अभिष्ट स्थान पर जाना है, वह मृत्यु है। जीवन में तेरी मेरी और तेरा मेरा का द्वंद्व उसी दिन विराम ले लेता है जिस दिन शरीर प्राण शून्य हो जाता है। अतः आप देखिए, समय बस स्वस्थ रहते हुए आत्म कल्याण का साधन कर लेना चाहिए, क्योंकि आग लगने पर कुआं खोदने से क्या लाभ है। आज सत्संग से विमुख हो रहा मनुष्य भटकाव का शिकार हो गया। वह धन, बल और वैभव आदि को ही सत्य मान बैठा है। मरण धर्मा संसार में अनेक जीव आते जाते हैं, किंतु लोक में उसी का आना जाना उत्तम है जिसने अपने जीवन काल में मानवता के लिए कोई ऐसी महनीय कार्य किया हो जिसका जनमानस सम्मान करते हुए उसे अपने आचरण में उतारकर वैसा ही करने का प्रयास करें। और वस्तुतः जिसने सत्कार्यों का गुणगान जनमानस करे वह सदा मुक्त है। जीवन की प्रत्येक अनुकूल व प्रतिकूल परिस्थिति ही सांसारिक बंधन है तथा अनुकूलता एवं प्रतिकूलता में सम रहना
सम रहना ही विमुक्त पुरुषों के सुलक्षण है। जिसे भी नश्वर और संसार के बंधनों से मुक्ति की अभिलाषा हो, वह केवल दो कार्य करे। प्रथम, स्वयं को उपलब्ध धन 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 जन और ईश्वर आदि में अपनत्व का भाव, तथा जो नहीं प्राप्त है उन कामनाओं का परित्याग। व्यक्ति कर्मों से बंधन में नहीं होता है, अपितु कर्मों में आसक्ति के कारण बंधन में जकड़ जाता है। कितना अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इंटरेस्टिंग कॉलम। ये आप देखेंगे कि विदेशी हस्तक्षेप। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर विदेशी ताकतों के इशारे पर देश के हितों के खिलाफ काम करने का जो सनसनीखेज आरोप लगाया, उसके बाद दोनों दलों में तकरार और अधिक बढ़ना तय है। और देखिए, हमारे देश के नेता हैं, कुछ भी संभव है यहाँ। इसका असर संसद की कार्यवाही पर भी पड़ सकता है, जो पहले से ही हंगामा का शिकार है। और संबित पात्रा ने इस आधार पर राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया है कि फ्रांसीसी मीडिया समूह ने यह रहस्य उद्घाटन किया है कि स्वयं को संगठित अपराध और भ्रष्टाचार से लड़ने एवं स्वतंत्र बताने वाली अमेरिकी मीडिया समूह OCCRP वस्तुतः न केवल वहां की सरकार की वित्तीय सहायता से चलता है, बल्कि उसकी एजेंसियों के हिसाब से दूसरे देशों वहां के संस्थानों को निशाना बनाया जाता है, एक तरह से बनाता है। इतना ही नहीं, OCCRP को अमेरिकी निवेशक जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से भी पैसे मिलते हैं। जॉर्ज सोरोस के बारे में यह भी किसी से छिपा नहीं कि वह मोदी सरकार के कटु आलोचक हैं। यह भी किसी से छिपा नहीं कि OCCRP किस तरह भारत को नीचा दिखाने वाली खबरें विकासित करता रहा है। और OCCRP अदानी समूह के खिलाफ भी हमलावर रहा है। वह इस समूह के खिलाफ कई खबरें प्रकाशित कर चुका है। ध्यान देने वाली बात है कि उसकी खबरों के आधार पर भारत में हंगामा होता रहा है, संसद में भी और संसद के बाहर भी। राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी इसी का उल्लेख किया है। और एक मैं बात बताऊं ना यार, संसद की कार्रवाई अच्छे से चलना चाहिए। इस पर आपका और हमारा पैसा पानी की तरह बहा जाता है, समझ रहे हैं आप। और आप देखिए, उल्लेखनीय है कि केवल यह नहीं कि OCCRP की खबरों के जरिए हंगामा करने और सरकार को कटघरे में खड़ा करने में कांग्रेस आगे रही है, बल्कि यह भी है कि राहुल गांधी इस मीडिया समूह को वित्तीय मदद देने वाले जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के पदाधिकारियों से संपर्क संवाद करते रहे। कहना कठिन है कि राहुल गांधी किस उद्देश्य से ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के पदाधिकारियों से मिलते रहे, लेकिन यह कोई रहस्य नहीं है। कुछ विदेशी मीडिया संस्थान और गैर सरकारी संगठन भारत की छवि खराब करने में लगे रहते हैं। उनकी नीति यही बताती है कि वे भारत के बढ़ते कद को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। वे इस चेष्टा में भी रहते हैं कि भारत उनके हिसाब से चले। यह कई बार सामने आ चुका है। यदि उन्हें अपना एजेंडा पूरा होता नहीं दिखता तो वे भारत को बदनाम करने का अभियान छेड़ देते। कोविड महामारी के दौरान ऐसे संगठन भारत में स्थिति को बेकाबू बताने लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के आरोपों पर कांग्रेस का कुछ भी कहना हो या कोई नई अनोखी बात नहीं है। कई विदेशी ताकतें ऐसी हैं जो भारत का हित नहीं चाहती हैं। उनकी केवल सरकार ही नहीं, विपक्षी दलों को भी सतर्क रहना चाहिए। सबसे लंबे समय तक केंद्र की सत्ता में रही कांग्रेस इससे परिचित नहीं हो सकती कि अतीत में भी विदेशी ताकतें भारत में समस्याएं खड़ी करती रही हैं। भूमि सर्वेक्षण में राहत। देखिए, यह अच्छा हुआ कि बिहार सरकार ने प्रदेश में हो रहे भूमि सर्वेक्षण के लिए 100 घोषणा पत्र जमा करने की समय सीमा 1 महीने से बढ़ाकर 6 महीने कर दी। ऐसा नहीं होने से कई प्रदेश में बड़ी संख्या में लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। कई लोग सर्वे में भाग लेने से वंचित रह जाते हैं। जब लोग अगले वर्ष 31 मार्च तक 100 घोषणा पत्र जमा कर सकेंगे, निश्चित रूप से इससे बिहार के निवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। और कागजात जुटाने में लोग परेशान थे। अनेक जगहों पर अफरा तफरी का माहौल था। अब इसके लिए पर्याप्त समय मिल गया है। उम्मीद की जाती है कि कागजात के लिए कार्यालयों में जो अफरा तफरी की स्थिति बन रही है वह अब कम होगी। कर्मचारियों एवं अधिकारियों को भी चाहिए कि वे किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति नहीं बनने दें। मांगने पर आवश्यक कागजात उपलब्ध करा दें। दस्तावेज के लिए रिश्वत मांगे जाने की भी कुछ जगहों में शिकायत मिलती रही है। गत दिवस मुजफ्फरपुर में भाइयों के बीच अलग अलग जमाबंदी कायम करने के लिए रिश्वत लेते एक राजस्व कर्मी को गिरफ्तार किया गया है। कहने की जरूरत नहीं कि किस तरह शिकायतों पर अधिकारियों को नजर रखनी होगी। सरकार का प्रयास है कि सर्वे में सभी भूमि मालिकों की भागीदारी सुनिश्चित हो। खातियान, जमाबंदी पंजी जैसे राजस्व अभिलेख ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर कागजात कम है या आधे अधूरे हैं तो भी 100 घोषणा से नहीं चूके। सरकार ने इसकी भी छूट दे रखी है। सर्वे के दौरान जमीन पर अपने दावे के लिए 100 घोषणा के तौर पर वंशावली समर्पित करें और इसे किसी से अभी प्रमाणित कराने की भी जरूरत नहीं है। सरकार व विभाग की ओर से हर समस्या के समाधान की कोशिश की जा रही है। आप लोग क्या सोचते हैं? हर मुद्दे पर अपनी राय दिया करिएगा आप लोग, क्योंकि आपकी राय मायने रखती है भैया। श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी।
तो भारत की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने एवं कार्बल में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय यूनियन ने मिलकर वुमेन एम्पावर इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और आप देखते हैं कि उन्हें रोजगार, इसका उद्देश्य भारत में कार्बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, उन्हें रोजगार से जोड़ना है ताकि वे सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सक्षम बने और अपने देश को मजबूत यानी कि सशक्त बनाए। इस कार्यक्रम के लिए यूरोपीय यूनियन ने यूएन वुमेन लैंगिक समानता महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संख्या की संस्था को $27.8 लाख का फंड मुहैया कराया। भारत जैसे देश में महिला श्रम बल भागीदारी को सही मायनों में अर्थव्यवस्था के विकास का इंजन कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारतीय महिलाएं आज अपने भविष्य को लेकर पहले से कहीं अधिक सजग हुई हैं। वे घर एवं बच्चों को संभालने के साथ साथ नौकरी भी कर रही हैं, स्वाभिमान के साथ स्वावलंबन की ओर बढ़ रहे। इसका राजपास हाल ही में जारी किए गए एक सरकारी आंकड़ों में हुआ है। और आप देखिए आंकड़ों के अनुसार महिला श्रम बल भागीदारी 2017-18 में 23.3% थी, जो 2023-24 में आप देखें 41.7% पर पहुंच गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रम बल भागीदारी दर 23% बढ़ी, जो आप देखिए 2017-18 में 24.6% से बढ़कर 2023-24 में 47.6% हो गई है। यह ग्रामीण उत्पादन में महिलाओं के बढ़ते योगदान को दर्शाता है। गांव में खेती बाड़ी से लेकर पशुओं के दूध का कारोबार, ये सभी काम ज्यादातर महिलाएं ही करती हैं। उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि महिलाओं की श्रम में भागीदारी बढ़ी है, लेकिन पुरुषों की अपेक्षा बहुत कम। और स्वतंत्रता के पश्चात महिलाओं को लेकर सभी कार्य क्षेत्र में काफी बदलाव देखने को मिले हैं। उनका सम्मान भी बढ़ा है, लेकिन आज भी कई जगहों पर वे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। कई बार महिलाओं को पुरुषों की भांति कामकाज के सिलसिले में घर परिवार छोड़कर अन्य स्थानों पर जाना पड़ता है। वहाँ कई लोग उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। इन सब के बावजूद चिकित्सा का क्षेत्र हो या खेल का मैदान, व्यवसाय हो या फिर राजनीति, देश में अनेक क्षेत्रों में न केवल महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, बल्कि वे हर क्षेत्र में आगे आकर नेतृत्व कर रही हैं। जिस प्रकार बिना नारी शक्ति की सृष्टि का निर्माण संभव नहीं है, उसी प्रकार आधी आबादी के सशक्त हुए बिना देश का विकास संभव नहीं है। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय यूनियन द्वारा भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास सराहनीय है। ऐसे में महिलाओं को परिवहन, हॉस्टल, शिशु गृहों की सुविधा देकर कार्बल में उनकी भागीदारी बढ़ाई जा सकती है। और आप सोचिए, मैं तो कहता हूं ना, एक रथ के दो पहियों के समान है पुरुष और महिला। अब आप सोचिए कि एक पहिया के बिना सब कुछ ठीक चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। और जिस देश में आप देखिए महिलाओं की भागीदारी भी मिलती है ना उन्हें, तो वो देश दुगनी गति से आगे बढ़ता है। ये टिप्पणियां भी देख लिया करिएगा, देखना हुआ करे तो। इसकी पीडीएफ एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, तो वहां डाल दी जाती है, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। ये अमेरिकी चुनाव, नई सरकार का भारत पर संभावित असर, भारत के पक्ष में कैसे रहेंगे डोनाल्ड ट्रंप, क्या चिंताएं रहेंगी, उसी को लेकर बातें हो रही ना। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत को भारत में सकारात्मक रूप से देखा जा रहा है। वस्तुतः ट्रंप प्रशासन ने अपने पहले कार्यकाल में अमेरिका के रिश्तों को भारत के साथ मजबूत करने का प्रयास किया था। हम लोग दोनों में एक तरह से सकारात्मक देखें। अब आप देखेंगे कमला हैरिस चुनाव जीत जाती हैं तो हम लोग कहते हैं भारतीय मूल की हैं भाई, वो हमारे लिए अच्छी हैं। और वस्तुतः ट्रंप प्रशासन ने अपने पहले कार्यकाल में जो आप देखेंगे ना, और वही इस बार वह कह रहे हैं कि व्यापारिक लिहाज से अमेरिकी हितों को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाएगी। यदि ट्रंप प्रशासन अमेरिका में आयात कर को बढ़ा देते हैं तो इसका प्रभाव भारत से अमेरिका को निर्यात होने वाले उत्पादों पर होगा। हालांकि अमेरिका में विनिर्माण इकाइयों की स्थापना करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका में श्रम की लागत बहुत अधिक है। अमेरिका में निर्मित उत्पादों की लागत तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक रहने वाली है। इसके कारण एवं अमेरिका में आयातित उत्पादों पर आयात शुल्क के बढ़ाने से अमेरिका में मुद्रास्फीति की समस्या भी खड़ी हो सकती है। इसके अलावा अमेरिका यदि आयात को प्रतिबंधित करता है तो डॉलर की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और मजबूत होगी एवं अन्य देशों की मुद्राओं की बाजार में कीमत गिरेगी, जिससे इन देशों में उत्पादित वस्तुओं के निर्यात और अधिक आकर्षक होने लगेंगे। बल्कि इससे तो भारत से टेक्सटाइल, लेदर, विनिर्माण एवं कृषि क्षेत्र से उत्पादों के निर्यात अमेरिका को बढ़ेंगे। अमेरिका से निर्यात कम होने लगेगा, क्योंकि अन्य देशों को अमेरिका से आयातित वस्तुओं के एवज में महंगी डॉलर का भुगतान करना होगा। परंतु ट्रंप प्रशासन ने तो आगे आने वाले समय पर आभास अभी से देना शुरू कर दिया और मैक्सिको व कनाडा से आयातित वस्तुओं पर अतिरिक्त 25% का आयात शुल्क एवं चीन से आयातित वस्तुओं पर 10% का अतिरिक्त आयात शुल्क लगाने की घोषणा कर दी है। और हालांकि अभी भारत से आयातित वस्तुओं पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त आयात शुल्क लगाने की घोषणा अभी नहीं की गई है।
भारतीय उत्पादों की अमेरिका में एंट्री। यदि ट्रंप प्रशासन चीन से आयातित उत्पादों पर भारी भरकम आयात शुल्क लागू करेगा तो इससे भारतीय उत्पादों के लिए अमेरिका में जगह बन सकती है। विशेष रूप से ऑटो पार्ट्स और सौर ऊर्जा उपकरण एवं रासायनिक उत्पादों जैसे क्षेत्रों में भारतीय विनिर्माण इकाइयां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं। इसी प्रकार आप देखिए, यदि अमेरिकी प्रशासन द्वारा चीन से आयातित वस्तुओं पर भारी मात्रा में आयात शुल्क लगाया जाता है तो चीन के निर्यात कम होंगे और इससे चीन में आर्थिक वृद्धि दर कम होगी। ऊर्जा उत्पादों, कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस आदि की मांग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम होगी और जिससे कच्चे तेल की कीमतों में भी कमी होगी। इसका सीधा लाभ भारत को ही हो सकता है और हो सकता है क्योंकि भारत विश्व में कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। साथ ही ट्रंप ने अमेरिका में भी कच्चे तेल के उत्पादन को आगे आने वाले समय बढ़ाने की घोषणा की है और तुलनात्मक रूप से कुछ सस्ते दामों पर कच्चे तेल का निर्यात भारत को किया जा सकता है। विनिर्माण एवं सुरक्षा के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों को लाभ हो सकता है। ट्रंप प्रशासन ने ट्रंप के प्रथम कार्यकाल में भारत के साथ कई बड़े रक्षा सौदे संपन्न किए थे और अमेरिकी सैन्य क्षमताओं को और अधिक मजबूत करने के लिए अमेरिका भारत से सुरक्षा क्षेत्र के उत्पादों का आयात आगे आने वाले समय में बढ़ा सकता है। ट्रंप प्रशासन ने अपने पहले कार्यकाल में भी भारत के खिलाफ कुछ आर्थिक कदम उठाए थे, जैसे भारत को जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस से हटा दिया गया, लेकिन अंततः भारत पर इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं हुआ और 2018 में अमेरिका ने स्टील पर 25%, एल्यूमिनियम पर 10%, वॉशिंग मशीन पर 35% का उत्पाद शुल्क लगाया था। परंतु वर्ष 2019 से वर्ष 2021 के बीच अमेरिका को भारत का स्टील निर्यात 44% बढ़ गया और इसी प्रकार फुटवियर, मिनरल्स, रसायन, इलेक्ट्रिकल और मशीनरी जैसे उत्पादों का निर्यात भी भारत से अमेरिका को बढ़ा है। इससे सिद्ध होता है कि भारत कई उत्पादों के मामले में चीन के मुकाबले वैश्विक सप्लाई चेन में होने वाले बदलाव का अधिक लाभ उठाने की स्थिति में है। फिर भी भारत को अपने विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार करना होगा। भारत को नए निर्यात बाजार को तलाशना होगा। आयात कम करने के लिए आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की ओर अधिक मजबूती से आगे बढ़ना होगा। ट्रंप प्रशासन यदि चीन के विरुद्ध कारोबारी युद्ध को प्रारंभ करते हैं जिसकी प्रबल संभावना दिखाई देती है तो इसका लाभ भारत को मिल सकता है। फार्मा, टेक्सटाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में सप्लाई चेन में होने बदलाव को देखते हुए भारत लाभ की स्थिति में रह सकता है। वीजा नियमों में बदलाव। ट्रंप प्रशासन के प्रथम कार्यकाल में अमेरिका में वीजा के नियमों को कठिन बना दिया गया। यदि अपने दूसरे कार्यकाल में भी H1 वीजा के नियमों को कड़ा किया जाता है तो इसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय मूल के नागरिकों पर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका में प्रति वर्ष लगभग 85,000 H1 वीजा जारी किए जाते हैं और इससे लगभग 60,000 वीजा भारतीय मूल के अमेरिकियों को जारी होते हैं। भारतीय मूल के नागरिकों पर वीजा संबंध नियमों के कड़े किए जाने पर प्रभाव सबसे अधिक हो सकता है। इससे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। और अमेरिका से विशेष संबंध। भारत की तुलना में अमेरिका के पास लगभग 3.5 गुना अधिक जमीन है, जबकि जनसंख्या भारत की तुलना में 1/4 है। अमेरिका के पास 95,000 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा उपलब्ध है। अमेरिका के पास पूरे विश्व का 45% पानी यानी उपलब्ध है। पूरे विश्व के कोयला भंडार का 22% हिस्सा अमेरिका के पास है। पूरे विश्व की जमीन का लगभग 6% हिस्सा अमेरिका में है। वहीं पूरे विश्व की कुल कृषि योग्य भूमि का 10% भाग अमेरिका के पास है, जबकि विश्व के केवल 4% जनसंख्या ही अमेरिका में निवास करती है। अमेरिका के पास 25,600 करोड़ बैरल कच्चे तेल के भंडार हैं, जो सऊदी अरब में कच्चे तेल के कुल भंडारण से भी 20% अधिक है। अब ट्रंप प्रशासन कच्चे तेल के इस भंडार में से अधिक मात्रा में कच्चा तेल निकालकर उपयोग करना शुरू करेगा। वर्ष 2018 तक अमेरिका कच्चे तेल का आयात ही करता रहा है, जबकि इसके बाद से अमेरिका कच्चे तेल का निर्यात भी करने लगा है। इसके चलते ही अमेरिका को पूरे विश्व में विशेष राष्ट्र का दर्जा प्राप्त है। ट्रंप प्रशासन भारत की अपनी स्ट्रेटेजिक भागीदारी मानता रहा है। अमेरिका ने विशेष दोस्ती होने के चलते आगे आने वाले समय में भारत को विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्र में विशेष लाभ होने की संभावना दिखाई देती है। अमेरिकी और भारतीय चुनावी नारे में समानता। एक ऐसी दुनिया में जहां शब्द न केवल धारणा को आकार देते हैं बल्कि भावनाओं को भी जगाते हैं और भीड़ को एकजुट करते हैं। कोई सोच नहीं सकता एकता की कुंजी एक नारी की सूक्ष्म शक्ति में छिपी होती है। उदाहरण के लिए हाल ही में अमेरिका चुनाव के दौरान उपयोग किया गया यूनाइटेड वी स्टैंड को लें। यह कितना शालीनता से एकजुट का संदेश देता है। यह वाक्यांश न केवल एकता की बात करता है बल्कि इसमें एक परिष्कार है जो इसे एक क्लासिकल स्लोगन बनाता है। लेकिन इस स्लोगन की दुनिया में प्रतिस्पर्धा है और इस बार मैदान में एक क्षेत्रीय खिलाड़ी भी है जिसका उपयोग खासकर महाराष्ट्र और देश के अन्य हिस्सों में हुए उपचुनाव में किया गया, जिसका नाम था बटोगे तो कटोगे। इसमें एक स्थानीय आकर्षण है।
पर क्या यह सचमुच उतना असरदार है? यूनाइटेड बी स्टैंड एक ऐसा वाक्यांश है जो लोगों को धीरे से समूह में साथ आने का निमंत्रण देता है। मानो कह रहा हो कि हम अलग हो सकते हैं, पर अच्छे के लिए साथ भी आ सकते हैं। इसकी अपील वैश्विक है और यह किसी भी भाषा में देश के सभी क्षेत्रों में सभी पर प्रभाव डालता है। अब बारी है बटेंगे तो कटेंगे। यह वाक्यांश जैसे सीधे बिना किसी तामझाम के समझाता है कि अगर एकजुट नहीं हुए तो नुकसान हमारा ही होगा। यह नारा सड़क का है, कोई आडंबर नहीं, कोई पालिश नहीं, बस सीधा संदेश। इसे सुनकर ऐसा लगता है कि अगर हमने एकजुटता नहीं दिखाई तो हम सच में मुश्किल में पड़ जाएंगे। यूनाइटेड बी स्टैंड का शिष्टाचार एक कुशल नेता की तरह लोगों को प्रेरित करता है, जिसे किसी सभा में एक प्रेरक भाषण दिया जा रहा हो। दूसरी तरफ बटेंगे तो कटेंगे बिना किसी झिझक के सीधा गंभीर चेतावनी देता है। यह नारा मानो एक माँ की तरह कहता है, देखो एकजुट हो जाओ, नहीं तो नुकसान के लिए तैयार रहो। इसमें नरमी नहीं बल्कि एक सख्त चेतावनी है। और यदि एक आदर्श दुनिया की बात करें तो शायद सभी लोग यूनाइटेड बी स्टैंड से प्रेरणा लें, इसे एकता का शिखर मानेंगे। परंतु कभी कभी लोग सख्त शब्दों में बताई गई सच्चाई को भी सुनना चाहते हैं। यूनाइटेड बी स्टैंड जहां एक उम्मीद भरा संदेश देता है, वही बटेंगे तो कटेंगे जैसे एक प्रकार से हमारे सामाजिक विखंडन की आखिरी चेतावनी की तरह सुनाई देता है। परंतु इतना आशा है कि यह नारा अपने आप में ही बहुत कुछ कह रहा है, इसलिए इतिहास में से सीख लेते हुए इस दिशा में अमल किया जाना चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं बता सकते हैं। ये आप देखिए राजनीति की बात है और इस पर आप देखिए सांस्कृतिक पहचान की पुनर्स्थापना। भारत में हिंदू धर्म स्थलों को तोड़कर बनाए गए अतिक्रमित स्थानों की पुनर्स्थापना की कोई राय न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से खुल रही है तो उसे सभी संबंधित समुदायों को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वही मार्ग शांति का है। इस पर बहुत सारी बातें कर चुके हैं। अभी आप देखते हैं कई जगह हिंदू मुस्लिम हो रहा है ना, मंदिर मस्जिद हो रहा है, तो उसी को लेकर बातें। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। इसकी पीडीएफ एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म मिल जाएगी, वहां से आप लोग पढ़ भी सकते हैं। आपको जो लगता है कि आर्टिकल आपको अच्छा लग रहा है, वो अगर छोड़ रहा हूं मैं तो पढ़ लीजिए, क्योंकि बार बार रिपीट होते रहते हैं, लिखे जाते हैं, तो बार बार बात करना मुझे लगता है कि टाइम की बर्बादी भी है। ठीक है, अब आप क्या कोई मेरे लिए सुझाव हो, सवाल हो तो जरूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।